चलिए बेटा, तो आज हम जो लेने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, आवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। फर्स्ट चैप्टर आपने क्या देखा है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकेंड वाज वेक्टर्स, थर्ड वाज मोशन स्ट्रेट लाइन एंड द फोर्थ इज कमिंग एज मोशन इन अ प्लेन। छोटा सा चैप्टर है और हम इसको और छोटा बना देते हैं। ये लो बेटा चेयर, आराम से। छोटा सा चैप्टर है और उस चैप्टर को हम थोड़ा सा और छोटा बना देंगे। पहले कैसे बताते हैं आपको। मोशन इन अ प्लेन, तो इसको अगर मैं बाटू टॉपिक्स के अंदर, तो सबसे पहला जो टॉपिक है 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन। सेकंड आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड आएगा सर्कुलर मोशन और चौथा आएगा रिलेटिव मोशन। तो कुल मिला के इसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, है ना। 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन, फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन, जिसमें सबसे बड़ा वाला पार्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है ऑफ कोर्स। ओके, अब हमारा जो प्राइम फोकस है, हम लोग स्टार्ट जो करेंगे 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन से स्टार्ट करेंगे। अमजद को बोलना चेयर दो, सर को बड़ा अंदर। अमजद चेयर दो, पूरक बॉयज सर को उधर। और सर को। दो मिनट बस। तो देखो बेटा, अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर को मैं और छोटा बना दूंगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्यों मैं इस पार्ट को ये चैप्टर में से डिलीट करने वाला हूं। इस डिलीट मतलब खत्म नहीं होने वाला वो खुश हो जा रहा है। डिलीट मतलब सिर्फ इस चैप्टर में से डिलीट कर रहा मैं, मतलब क्या आगे आएगा वो। असल में क्या है, सर्कुलर मोशन जो है ना, अक्सर सब लोग अलग से पढ़ाते हैं इसको, पूरे चैप्टर को। सर्कुलर मोशन तुमको 3 हिस्सों में नजर आएगा, है ना, 3 चैप्टर्स में नजर आएगा। एक मोशन ऑफ प्लेन, आने वाला लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद आने वाला वर्क एनर्जी एंड पावर। मैं कह सकता 30% जो है आपका इसमें है, आपका मोशन ऑफ प्लेन में। 60% आपका आता है लॉज ऑफ मोशन में, और एक बहुत मामूली सा 10%, 5 से 10% ये आता है वर्क एनर्जी एंड पावर में। इस तरह से पूरा उसका कैलकुलेशन होता है। तो हर कोई क्या करता है, कोई उसको लॉज ऑफ मोशन के बाद या कोई उसको वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद पूरे सर्कुलर मोशन को, टुकड़े को जोड़कर एक नया चैप्टर बना लिया उन्होंने, दैट विच वॉज नेम्ड एज सर्कुलर मोशन, है ना। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन नाम का कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप कई सारे रेफरेंस बुक देखेंगे तो उसमें सर्कुलर मोशन के नाम का चैप्टर नहीं है। मगर ये क्या होता है, ऐसा टुकड़ों में पढ़ने का मसला क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसके अंदर, कि कई सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर के हैं, आगे के चैप्टर के जो आने वाले कॉन्सेप्ट है वो इसमें मिक्स हो जाते हैं, है ना। मतलब जैसे इसमें फोर्स की कोई बात होती नहीं, आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा ना 10th में, वो इसका पार्ट है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में, उसमें एक टॉपिक आता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करके, तो उसमें आता है वो। मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप कुछ किताबें देखते हैं जिसमें सर्कुलर मोशन के बारे में दिया हुआ है, मोशन ऑफ प्लेन का टॉपिक सर्कुलर मोशन आप स्टडी कर रहे हैं, मगर उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के क्वेश्चन आ गए जो कि नहीं आना चाहिए थे। तो इसीलिए वो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ये गड़बड़ अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्कुलर मोशन के टुकड़ों को उठाते हैं, असेंबल करके
बोलते हैं भैया ये अलग चैप्टर है विच इज़ नेम्ड एज सर्कुलर मोशन, और मैं इसको ऐसा ही पढ़ाऊँगा। तो मैं अभी जो पढ़ाऊँगा मोशन इन प्लेन में, ये पार्ट और ये पार्ट, इस पे जाऊँगा, है ना। खुशी की बात नहीं है, वो आने वाला है आगे जाके। फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन आएगा। लॉज ऑफ मोशन में भी डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को मैं हटा दूंगा। फिर लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करने के बाद मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें पूरा इसका भी और वर्क एनर्जी एंड पावर का जो छोटा सा पार्ट है जो ऑलरेडी आप जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप इजीली आप उसको बिना वो चैप्टर पढ़े भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो वहाँ पर मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम हमारे पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन से। अब 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन मतलब क्या? 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड 4 डायमेंशनल। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम 4 डायमेंशनल दुनिया में जीते हैं, है ना। 4 डायमेंशनल दुनिया में जीते हैं। पोजीशन के हिसाब से हम 3 एक्सिस बदल सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक टाइम एक्सिस भी। वक्त आगे बढ़ रहा है ना, तो एक टाइम की एक्सिस भी आगे बढ़ रही है। मसला ये है कि टाइम की एक्सिस पे सिर्फ आप आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते, है ना। कहा यह जाता है कि आप टाइम में फ्यूचर में जा सकते हैं, पहले भी शायद से डिस्कस किया मैंने आपसे, है ना। टाइम में आगे जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, है ना। अगर मैं थोड़ा साइंस को अच्छे से फॉलो करूं और मैं कुछ ऐसा मशीनरी बना सकता हूं जो फ्यूचर में जा सकती है ना। अगेन जैसा कि अगर आप मान लो, सिंपल सी बात है, अगर आप स्पेस ट्रैवल करके आते हैं, मान लो आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं और आप तकरीबन 2 साल के बाद अपने घर पे वापस आ रहे, है ना। आप ये सोच रहे लाइट की स्पीड से आपने कहाँ ट्रैवल करे? स्पेस में, याद रखना, स्पेस में, है ना। आप स्पेस में गए, गैलेक्सीज ये वो सब ढूंढ कर घूम कर आए, 2 साल तक आप पूरा, और फिर वापस आ रहे। चलो भाई, आप बोले, आप घर वालों को सुनाता हूँ, बोले मैं, है ना, कि भाई मैंने ये देखा, वो देखा। आप घर पे आते तो आपको घर ही नहीं मिलेगा आपका, है ना। घर मिल भी गया तो वहाँ पर कोई और देखने में मिलेंगे, तो बोले भाई आप कौन? तो पता चला आपके पोतों के पोते भी आ गए यहाँ पर, है ना। तो इतना कई साल बीत जाएगा, कई 100 साल, 1000 साल बीत जाते हैं इसमें, बोलते हैं इस सिचुएशन में, इस प्रोसेस में। तो अब आया वापस थ्योरेटिकली टाइम में आगे की तरफ, और ये पॉसिबल है ना। ये हो सकता है कि आप फ्यूचर में जा सके। ये थ्योरी है उसके पीछे, फिजिक्स की बहुत ज़्यादा, टाइम डायलेशन थ्योरी कहते हैं उसको। पढ़ना है किसी को आगे इसमें तो एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स कर लेना, आ जाएगा इसमें। तो खैर ये चीज़ें हैं कि टाइम में तुम आगे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। तो साइंस कहता है कि आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कुछ ज़्यादा ही अंधेरा होगा, ये इसके वजह से मौसम चेंज हो रहा जो। तो साइंस कहता है कि तुम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और टाइम एक्सिस पे ट्रैवल कर सकते हो, इसीलिए आप 4 डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हो। अब ऐसा है कि टाइम को हटा दो, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, थियोरेटिकल है सिर्फ, चलो ठीक है। फिर उसको हटा दिया तो बचा क्या फिर? 3 डायमेंशन। यानी अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी मूव कर रही है कि उसकी वजह से एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही, वाई भी चेंज हो रहा और जेड भी चेंज हो रहा, है ना। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम का ये लाइन एक्स एक्सिस मान के चलो, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब अगर मैं सिर्फ ऐसा चल रहा हूँ, मैं कौन सी एक्सिस पे चल रहा हूँ? एक्स एक्सिस पे, है ना। तो मैं कहूँगा ये मोशन कैसा है? 1 डायमेंशनल मोशन। अब अगर मैं ऐसा चल रहा हूँ, ये कौन सी एक्सिस पे चल रहा हूँ? जेड एक्सिस पे। ये भी कैसा है? 1 डायमेंशनल। अगर मैं ऊपर ऐसा चलता, वाई एक्सिस चलता, तो ये क्या होता? 1 डायमेंशनल अगेन, है ना। मगर मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब कुछ, ये कौन से मोशन में आ जा रहा? फिर 2 डायमेंशनल, है ना। अब ऐसा है कि एक्स और वाई के बीच में हो रहा है। इवन ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन खींचे ना आपने, ये स्ट्रेट लाइन में और ये स्ट्रेट लाइन में क्या फ़र्क है? ये स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू है सिर्फ एक्स एक्सिस पे बढ़ रही है, वाई पे कांस्टेंट है, एक्स पे बढ़ रही है। मगर ये स्ट्रेट लाइन में क्या फ़र्क है? एक्स पे भी हो रहा, वाई पे भी हो रहा। तो ये है स्ट्रेट लाइन, है ना, ये है स्ट्रेट लाइन, बट इन अ 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। और ये क्या है? आपका स्ट्रेट लाइन बट इन 2 डायमेंशन, है ना। और हमें जो है अभी जो पढ़ना है वो 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन के बारे में ही पढ़ना है। कि अचानक से आपका 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन होगा, मतलब सीधा सीधा होगा, मगर इसमें 2 एक्सिस की वैल्यूज बदलेगी। इससे पहले वाले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था वो सिर्फ 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। आपको जो पुराने चैप्टर फॉर्मूले वही के वही पूरे फिर से लगाने हैं। जो आपने मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा ना, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वही ही है, कुछ अलग नहीं है।
बस इतना है कि वो सिर्फ एक एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे, है ना। इस बार एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड ऐसा होगा कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बोला मैंने? एक्स वाई वाई जेड या एक्स जेड, इस तरह के कॉम्बिनेशन में होगा। तो टू डायमेंशनल लीनियर मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जब टू डायमेंशनल लीनियर मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे पहला सवाल उठता है कि देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने जो आता है 4.2.1 वो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट, कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है ना, एक टू डायमेंशनल लीनियर मोशन में। ओके, अब ऐसा है कि मैं इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जिसमें थोड़ी थ्योरी रहेगी। आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। मैं डेफिनेशंस वो सब यहाँ पर नहीं लिख रहा, डायरेक्टली मैं यहाँ पर फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स लिखने वाला हूँ, ठीक है। और नोट्स में अभी लेक्चर होता है इसकी ट्रांसफ़र करूँगा, सब लोगों को कंपलसरीली उसकी प्रिंट निकालवाना है, नोट्स भी और मॉड्यूल भी। तो खैर बात चल रही थी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी मोशन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लो कि यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मोशन होने वाला है। जो मोशन होने वाला है वो कौन से प्लेन में होने वाला है बेटा? एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई प्लेन में होने वाला है तो मान लो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 बोल सकता, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैं इसको ऐसा लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई सॉरी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ये हो गया आपकी बेटा इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन क्या होगा बेटा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, है ना। जब वो इनिशियल पोजीशन x एक्सिस पे इतनी, y एक्सिस पे इतनी, फाइनल पोजीशन थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पहुँच गया x एक्सिस पे इतना, y एक्सिस पे इतना। अब अगर मैं आपसे कहूँगा अच्छा भैया मुझे ज़रा बताना तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिसको आप डेल्टा वेक्टर r से देंगे। कुछ याद आया? मैंने चैप्टर में बताया था कि डेल्टा x अगर लिखूँ तो वो 1 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा r लिखूँ तो 2 डायमेंशनल। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, वो भी डिस्प्लेसमेंट है, मगर यहाँ पर 2 आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। तो बोले सर ये कैसे लिखूँगा? वेरी सिंपल, आपको करना क्या है? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, इसमें से इसको माइनस करो, है ना। मगर जब आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो सिर्फ सेम कोएफिशिएंट या सेम डायरेक्शन वाले माइनस होते हैं, है ना। ये इसका डायरेक्शन i है, इसका डायरेक्शन i है, तो ये सिर्फ आपस में माइनस होंगे। तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, ये इसमें से माइनस होगा, प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। तो ये सिंपल तरीके से आप इसको डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट को सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। बोले कैसे? मैं समझा नहीं। बोले कैसे? आप पहले पूरा फोकस करो एक्स एक्सिस पे। किस पे फोकस करो? एक्स एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो बोले पूरा फोकस करो एक्स एक्सिस पे, तो बोले वो कितना आएगा? x2 माइनस x1। फिर पूरा फोकस करो y एक्सिस पे, तो वो कितना आएगा? y2 माइनस y1। अच्छा ठीक है। फिर मैं बोलूँगा यार टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? तो बोले ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर आपका? तो जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यार, वो तो आएगा फिर डेल्टा x इंटू आई कैप प्लस डेल्टा y इंटू जे कैप। अच्छा डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी? बोले फिर अरे डेल्टा x की तो वैल्यू x2 माइनस x1 आएगी। तो बोले ठीक है, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। और डेल्टा y की वैल्यू क्या आएगी भैया? y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, है ना। एक तो ये मेथड से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। जनरली ये मेथड वो यूज़ करते हैं जो लोग को वेक्टर से कोई इतनी दिक्कत है नहीं, है ना। डायरेक्शन फायरेक्शन में कैलकुलेशन करने में, माइनस करने में हमको इतना प्रॉब्लम जाता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को ये वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना दिक्कत जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं? पहले एक्स एक्सिस पे फोकस करते हैं, है ना, और सिर्फ एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालते। काहे पे? सिर्फ एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, x2 माइनस x1। फिर बाद में y एक्सिस पे फोकस करते हैं और y एक्सिस का फोकस निकालते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, y2 माइनस y1। फिर x एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप डाल देते हैं और आपको फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाता है। आया समझ में आपको? वो भी लिखो, ये भी लिखो, पूरा लिखो अच्छे से। 4.1। हाँ बोलिए। अच्छा
वो जो सारी चीज़ें आपने पहले पढ़े दोबारा आएगी, है ना, बस इतना है कि वो 2 डायमेंशन के लिए आएगी। क्या यार ये ब्राइटनेस का क्या करना है, वो अंधेरा हो जाएगा फिर बाद में। ये हो गया बेटा? एवरेज वेलोसिटी आएगा फिर उसके बाद। हुआ बेटा? बी फास्ट। मॉड्यूल का टारगेट दिया था कि तुमको मैंने कब कंप्लीट करना है, कौन सा? चलो काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय मंडे बताइएगा मुझे। काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय मंडे। मंडे को मैं इसके आंसर्स बता दूंगा काइनेमेटिकल इक्वेशन के, है ना, और उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद थर्सडे तक रिलेटिव मोशन, इसके आने वाले थर्सडे को जो है इसमें आ जाएगा रिलेटिव मोशन। ये संडे को मैंने टेस्ट क्या पे बोला? कंप्लीट मोशन है स्ट्रेट लाइन। उसके अपकमिंग संडे क्या पे टेस्ट बोला हुआ है? टाइम टेबल तुमने डाउनलोड किया नहीं क्या? अपकमिंग संडे क्या पे है? सॉरी, मोशन इन द प्लेन पे, है ना। हाँ, होपफुली हो जाएगा तब तक ये आपका मोशन इन द प्लेन। और फिर उसके आने वाले संडे जैसे पूरा काइनेमेटिक्स होगा। काइनेमेटिक्स बोले तो कहाँ से कहाँ तक आता है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, मोशन इन प्लेन, मतलब जहाँ तक हुआ पूरा का पूरा वो खूब रगड़ना है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत हो रही है, धीरे 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 तो अभी मोमेंटम में आ रहे हैं, है ना। मैं बोला अभी इनका लाड़ पहले से करते हैं। पहले क्या था, पिछली बैच में सिर्फ 15 दिन में एक बार टेस्ट होता था, मतलब नहीं, इनको एक हफ्ते में डालो शुरू से डालो एक हफ्ते में। चलो हो गया एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा एवरेज वेलोसिटी, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको मैं इस तरह से लिखूँगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पर डेल्टा वेक्टर आर अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या रहेगा? डेल्टा वेक्टर आर होता क्या है? तो डेल्टा वेक्टर आर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप होता है, हाँ जी होता है, अपॉन डेल्टा टी, है ना। इसको स्प्लिट करो तो डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप,
है ना, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। तो आप इस तरह से एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ, आप सिंपल सी बात पिछली बार आपको बताया, डेल्टा आर निकालने के दो तरीके हैं, है कि नहीं। एक तो डायरेक्ट आप क्या करो, वेक्टर आर टू को वेक्टर आर वन से माइनस कर डालो, या टुकड़ों टुकड़ों में करो, पहले x2 माइनस x1 करके डेल्टा x निकालो, y2 माइनस y1 करके डेल्टा y निकालो, है ना। इसी तरह से आप एवरेज वेलोसिटी को भी दो टुकड़ों में सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें vx पहले निकाल लो और vy अलग से निकाल लो, बाद में ये वैल्यू में डाल दो अच्छे से। बोले कैसे, vx कैसे निकलेगा? अरे वेरी सिंपल, vx आप निकालेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से, डेल्टा x निकाल लो अलग से, है ना, x2 माइनस x1 जो भी वैल्यू रहेगी उसको माइनस कर डालो और डेल्टा t से डिवाइड कर डालो। vy क्या रहेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी, आप वैल्यू निकालो यहाँ डाल दो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पूरा सब्ट्रैक्ट कर डालो। मैं जनरली डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बहुत रेयर होता है, कुछ कभी कभार ही करता हूँ मैं, कि इसको मैं बड़े प्रॉब्लम्स में सिर्फ उसको अलग अलग लेके सॉल्व करता हूँ। छोटे प्रॉब्लम्स में तो मैं डायरेक्ट कर डालता सब्ट्रैक्ट और टाइम से डायरेक्ट डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी निकाल देता हूँ। आए समझ में आपको ये? तो ये रहेगा आपका एवरेज वेलोसिटी का, लिख लो एवरेज वेलोसिटी का। Example, a particle is moving in xy plane such that its position coordinate is 2 meters, 3 meters at t equals to 0. 2 meters, 3 meters at t equals to 0, 6 meter, 7 meter at time t equals to 2 seconds, and 13 meter, 14 meter at time t equals to 5 seconds. First off, average velocity vector e way g from t equals to 0 second 0 to t equals to 5 seconds is, first option 1 upon 5 13 I cap plus 14 j cap, second option 7 upon 3 I cap plus j cap, third option 2 times of I cap plus j cap, and the last option 11 upon 5 I cap plus j cap. इस तरह से, तो ये एक प्रॉब्लम है जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, आपको सॉल्व करना है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, इस तरह से कि उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या कह देगा, 2 मीटर, 3 मीटर एट t इक्वल्स टू 0,
x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, कब t इक्वल्स टू 0, मतलब ये इनिशियल पोजीशन हो गई। और जब टाइम 2 सेकंड हो रहा है तो तब ये पोजीशन है, जब टाइम 5 सेकंड हो रहा है तो ये पोजीशन है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या बताया, टाइम 0 से 5, तो ये हमारा इनिशियल टाइम है और ये हमारा फाइनल टाइम है। अगर ऐसा है तो हमारे को बस इनिशियल पोजीशन पे फोकस करना है और फाइनल पोजीशन पे फोकस करना है, बीच वाली पोजीशन को कोई लेना देना नहीं। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ वेक्टर r1 कितना है, तो आप कहेंगे सर x एक्सिस पे 2 यानी कि 2 i कैप, y एक्सिस पे 3 यानी कि 3 j कैप मीटर्स। वेक्टर r2 कितना है, तो भैया 13 i कैप प्लस 14 j कैप मीटर्स। अब हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा t। मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं कुछ ऐसे टुकड़ों में नहीं करने वाला, छोटा सा प्रॉब्लम है। 13 में से 2 गया 11 i कैप, 14 में से 3 गया अगेन 11 j कैप, ये हो गया डेल्टा वेक्टर r। टाइम कितना लगा, 5 माइनस 0 यानी कि 5, 11 अपॉन 5 अपन कॉमन निकाल लो, क्या गया आंसर, i कैप प्लस j कैप। आया समझ में आपको, बस दैट्स इट। ये हमारा बहुत आसानी से एकदम ये आंसर आ गया है ना, AIPMT 2014, मतलब नीट का क्वेश्चन है ये। फिर आएगा नेक्स्ट 4.1.3 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉट एक्सेलरेशन, अभी टाइम है एक्सेलरेशन का, तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So what is instantaneous velocity? It is nothing but आपका बस लिमिट जो है डेल्टा टी का टेंड्स टू 0, अभी भी निकालना वही है डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा टी, बट आपका लिमिट जो है डेल्टा टी का 0 के करीब हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ इस बार d वेक्टर r अपॉन dt निकालना पड़ेगा, है ना, जहाँ पर वेक्टर r विल बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मान लो कि वेक्टर r x एज अ फंक्शन ऑफ वेक्टर r x और y के फॉर्म में दिया रहेगा, तो फिर आप dx अपॉन dt इंटू आई कैप प्लस dy अपॉन dt इंटू जे कैप, मतलब वही सेपरेटली सॉल्व करके आप उसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ इस मामले में x एज अ फंक्शन ऑफ t और y भी एज अ फंक्शन ऑफ t दिया रहेगा। मतलब होगा क्या, इक्वेशन तो एक ही रहेगी, बस उसको टुकड़ों में बांट दिया आपने, x पे अलग से फोकस कर रहे, y पे अलग से फोकस कर रहे। आप क्या कर रहे, पहले आप dx अपॉन dt निकाल दे रहे, यानी वो vx निकाल दे रहे। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, आप पहले vx निकाल रहे dx अपॉन dt लेकर, फिर vy निकाल रहे dy अपॉन dt लेकर, फिर इसमें जोड़ दे रहे, है ना। एग्जाम्पल लूंगा, उसमें बता दूंगा कैसे, दो अलग अलग कैसे हो रहा है। ये एग्जाम्पल लिखना हो गया आपका।
the position of a particle is expressed as vector r is equals to 4t square I cap plus 2t j cap meters, where t is time in seconds. Full stop. Find the velocity at t equals to 3 seconds. वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका. आप डेरिवेटिव ले लो एक बार और उसको बाद में t की वैल्यू 3 डाल दो, काम हो गया. चलो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बताता, एक सिंपल और एक उसको टुकड़ों में बांट के भी. तो सिंपली यहाँ मुझे करना क्या है बेटा, गौर से देखे सब लोग. यहाँ मेथड 1 पे अब फोकस करिए. मेरे पास वेक्टर r दिया हुआ है 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप मीटर्स. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या आएगा, d वेक्टर r अपॉन dt है ना. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं आप, तो उसको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8t आई कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड. अब t की वैल्यू डाल दो. t की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 8 जा 24 आई कैप प्लस 20 ना. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 24 आई कैप प्लस आपका 2 j कैप मीटर पर सेकेंड. ये आ गया. तो ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कुछ नहीं किया आपने, चुपचाप डेरिवेटिव ले लिया एंड दैट्स इट, है ना. इन केस आप अगर नहीं भाई हमको टुकड़ों में सॉल्व करना है तो क्या, मैं बोलूँगा x की वैल्यू क्या है. आप कहेंगे सर 4t स्क्वायर. x की वैल्यू क्या है, 4t स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको vx मिल जाएगा, यानी कि वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, 8t. फिर मैं बोलूँगा ओके y की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर ट्वाइस t. अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा तो वो क्या मिल जाएगा आपका, dy बाई dt. इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, है ना. ये क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अपने को x vx मिल गया, vy मिल गया. अब वेक्टर v क्या होता है, तो बोले vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप. vx कितना है बेटा, 8t आई कैप. vy क्या है बेटा, 2 j कैप मीटर पर सेकेंड. फिर आप t की वैल्यू डालेंगे एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स. t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में वेक्टर v क्या हो जाएगा बेटा, फिर 8 3 जा 24, मतलब वही आपका 24 आई कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड. आया समझ में, घुमा फिरा के आ रहा आंसर वही. बस एक इसमें क्या डायरेक्ट कर डाले आपने, और इसमें क्या vx अलग से निकाले, vy अलग से निकाले. हमको मालूम वेक्टर v क्या होता है, vx आई कैप प्लस vy j कैप, उसमें जोड़ दिए बस अपन ने. समझ में आया ना ये, ठीक है. ये था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लिखो बेटा फटाफट. आ जाइए. फोर 1.4
एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा? बेसिक फाइनल एवरेज एक्सेलरेशन जो होता चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि क्या, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर डेल्टा t जिसको आप लिख सकते हैं ऐसा। ओके, ये रहेगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि वेक्टर v जो है vx इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप होता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल ऑफ vx इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप अपॉन डेल टी, यानी डेल्टा vx अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, जिससे आपको ax और ay अलग से मिल जाएगा, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ भाई, इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं जाता हूँ कि भाई अलग से x निकाल दो फिर अलग से ay निकाल। चुपचाप आपको v दिया हुआ है ना, v2 और v1 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके निकालो। क्या के लिए इसको तमाशे में जा रहे अपन, है कि नहीं। जैसे एकदम मैं कि बेसिक में अगर वैल्यूज़ दे के आपको बोलूँ कि भाई एक्सप्रेशन क्या आ रहा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, मान लो थोड़ी देर के लिए 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी है आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना। और ये सब चेंजेस जो आए हैं वेलोसिटी में, मान लो 2 सेकंड के अंदर आए, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, है कि नहीं। तो कितना सिंपली आप उसको कर सकते हो, देखो कुछ भी नहीं है यार, है ना, माइनस करना सभी को आता है ना, है कि नहीं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा, देखो v2 माइनस v1, 1 माइनस 2 क्या रहेगा, -1, यानी कि माइनस आई कैप, 2 माइनस 4 क्या रहेगा, -2 जे कैप अपॉन 2, है ना। तो -1/2 आई कैप और -1 जे कैप, जिसको आप लिख सकते हैं -0.5 आई कैप माइनस जे कैप, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात खत्म, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये आपको वेक्टर चैप्टर में याद हो, मैंने कहा था, मैंने आपको बोला था कि ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है ये टाइप के हैं, ये आपको इस चैप्टर में मोशन ऑफ प्लेन चैप्टर में आएंगे। वो ट्रक वाला जो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो जाता है, वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। चलो मैं लिख के देता हूँ, पहले आप ये कॉपी कर लो। चलिए, एक प्रॉब्लम है, कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ चेंजेस इट्स कोर्स एट टू ईस्ट व्हाइल ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड
कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार इन 2 सेकेंड्स। मतलब पहले वो कहाँ जा रही थी, नॉर्थ में, कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड में, है ना। और बाद में वो कहाँ ट्रैवल कर रही है, ईस्ट में। मान लो ये राइट साइड वाला पार्ट ईस्ट है, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है इन 2 सेकेंड। अब यहाँ एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो इट विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब चेंज इन वेलोसिटी याद है, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ अपन ने क्वेश्चंस निकाले थे, इसके सॉल्व किए थे, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब ये v1 है, ये v2 है, अपने को क्या चाहिए, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब माइनस में क्या आएगा भाई, माइनस में बनाना पड़ता अपने को, एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता। तो चलो भैया ये एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ किए, ये माइनस v1 आएगा, है ना। अब वेक्टर v2, अब देखो ये जो रिजल्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये डायरेक्शन जो रहेगा ये रहेगा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 का डायरेक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था, ये इंडिकेट करता है आपका डेल्टा वेक्टर v। अच्छा ठीक है, बोले भाई मान तो लिया कि इसको इस तरह से डायरेक्शन पता, ये डायग्राम से सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है, ये भी बताया था मैंने आपको कि डायग्राम सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो देखो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 जीरो होता, सिर्फ इतना ही रहता। तो अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 60√2। तो मैं बोलूँगा चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा, 60√2 है। अच्छा ये सब कितनी देर में हुआ, 2 सेकेंड में। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, 30√2, है ना, 30√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायरेक्शन पूछ लिया कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो कि आपके चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये एरो। अब बताओ ये एरो किधर आ रहा, कौन सा डायरेक्शन आता है, बोलो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट आ रहा ना, ये साउथ ईस्ट। अगर ऐसा रहता तो नॉर्थ ईस्ट, अगर ऐसा रहता तो नॉर्थ वेस्ट, अगर ये एरो ऐसा था डेल्टा वी का तो साउथ वेस्ट। ये ऐसा आ रहा ना, साउथ ईस्ट, ये वाला एरो, ये है ना। अब ये सारा किस पे डिपेंडेंट है, अगर आपने वेक्टर चैप्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ा हो तो काम में आएगा। जो मैं बोलता नहीं हमेशा कि पिछला सब कुछ लिंक है, पहले ये हुआ तो ये समझ में आएगा, नहीं तो भाई बाउंसर, है ना भैया। सब फिजिक्स में पीछे की कहानी से लिंक्ड है, पुरानी कहानियों को बेस तुम्हारा मजबूत करो, आगे तुम्हारा इजीली अपने आप हो जाएगा बेस मजबूत। चलिए 4.1.5 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वर्ड इंस्टेंटेनियस से तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए, डेरिवेटिव। देखो तुम खुद सोचो, चीज़ों को थोड़ा सा वक्त देना पड़ता और कंटिन्यूस हैमरिंग होना पड़ता, चीज़ें आसान हो जाती। जब तुमको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पढ़ाया होगा मैंने, अरे यार ये क्या क्या कर रही, कुछ समझ में नहीं है ना। मगर अब जो तुम्हें फटाफट तुम खुद उसको ओरली बोल देते, इसका ये आंसर आएगा, उसका वो आंसर आएगा। क्या हुआ, वक्त मिला, बार बार यूज़ में आया, वो हैमरिंग होता गया और वो तुम्हारे लिए जस्ट ऑन फिंगर टिप्स हो गया। अब वही बेटा आपको करना है, अगर आपको फिजिक्स में महारत हासिल करना है, जो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है सबकी, है ना। भले ही आपको फिजिक्स पसंद ना हो, मेडिकल वालों को, भले ही आपको डॉक्टर बनना हो, ये काय के लिए कर रहे सब, ये सब जो भी आपके करना तो पड़ेगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, है ना। और ऐसा वैसा नहीं, एकदम बेहतरीन वाला चाहिए एकदम। तो उसके लिए यही है, शुरू से करो, बार बार उस चीज़ को रिपीट करते चलो, बार बार। जो तुम्हारे, मैं तो बोलता तुम्हारा एक वक्त असाइन होना चाहिए, टाइम असाइन होना चाहिए पुराने सभी चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। ये सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो।
ठीक है, तो खैर जैसे हमने कहा डेल्टा वेक्टर आर अपॉन डेल्टा टी, तो फिर इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, सॉरी वी आएगा, जहाँ पर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा आपको, तो सिंपली आप d वेक्टर v अपॉन dt लेके निकाल सकते हैं। और जैसे कि मैं जानता हूँ वेक्टर v जो है vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप रहता है। अगर मान लो vx और vy मुझे अलग से दिया हुआ है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसा भी निकाला जा सकता है कि आप पहले क्या करो, डी वी एक्स अपॉन डी टी करके एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो और वाई एक्सिस की वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो, और आप क्या करो फिर आप इसको यहाँ पर वी ए एक्स निकाल लो अलग से और ए वाई निकाल लो अलग से। और शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर मान लो वेक्टर आर आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो उसके लिए 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको वेक्टर आर का। अरे सिंपल सी बात है ना भाई, है ना। एक्सेलरेशन जब निकालते थे तो एक्स का 2 बार डेरिवेटिव लेते थे, तो यहाँ पर अगेन फिर से एक्सप्रेशन निकालना है, तो वेक्टर आर का 2 बार डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। आई बात समझ। देखो जैसे कि ये इक्वेशन जो एक दिया था आपको, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप, ये इक्वेशन थी ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्सप्रेशन पता लगाओ, है ना। वो कितना आ जाएगा, वेरी गुड 8। आपको सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव लेना है ना। आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 8t आई कैप प्लस 2j कैप, है ना। 8t आई कैप, t आएगा t और यहाँ सिर्फ 2 आएगा। फिर एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो 8t का क्या हो जाएगा 8 और 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो 2j कैप मीटर, सॉरी 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया आंसर। सॉरी 8, हाँ 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जैसे यहाँ एक इक्वेशन दी गई है, नीट 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ x की वैल्यू 5t माइनस 2t स्क्वायर दिया था और y की वैल्यू 10t दिया था, और आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन निकालो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, टाइम नहीं है, 11 बज गए अभी। मॉड्यूल में आपको और उसमें भी मिल जाएगा आपको कि इस तरह से x और y की वैल्यू दी गई थी और आपसे पूछा गया एक्सप्रेशन निकालो एट t इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने, एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव लो तो vx आएगा कितना 5 माइनस 4t और vy क्या हो जाएगा 10। एक और बार डेरिवेटिव लो, vx क्या आ जाएगा -4 और vy क्या आ जाएगा 0, है ना, सॉरी ax और ay। तो अब a जो है वो क्या है -4 आई कैप प्लस 0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं, -4 आता। अब ये अब से पता क्या चला कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, और वो रिटार्डेशन है। एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं क्या है, वो रिटार्ड माइनस में आ रहा ना आंसर, आया समझे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाइम ज़्यादा हो गया आज, बाकी सब कल देखेंगे। हमारे कुछ पेंडिंग वर्क्स है जैसे नीट, हाँ मैं वही बोल रहा था कि हाँ जो पेंडिंग वर्क्स है जैसे नीट के जो अब नीट की एक डीपीपी है अपने पास, वो उसके 10 क्वेश्चन बाकी है और जेई वालों का 1 क्वेश्चन बाकी है, वो कल ही लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि अभी टाइम हो गया ज़्यादा।